साल 1977 में साइंटिस्टों को समुद्र के एक ऐसे हिस्से में ज़िंदगी मिली जहां न सूरज की रोशनी थी, न कोई पौधा और ना ही फोटोसिंथेसिस। लेकिन फिर भी वहां पर पूरा एक इकोसिस्टम जिंदा था। ये खोज इतनी बड़ी थी कि साइंटिस्टों को अपनी टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखनी पड़ी। उस टाइम तक सबको लगता था कि बिना सनलाइट के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो आज हम समझेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। अर्थ जब बनी थी तब यह सिर्फ एक आग का गोला थी, ना कोई नदी ना कोई तालाब। तो फिर इन नदी और तालाबों की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे धरती पर ये करोड़ों लीटर पानी आया। इनफैक्ट आज जो धरती पर पानी मौजूद है उसमें से एटलीस्ट 40% पानी हमारे प्लेनेट यानी खुद धरती से भी पुराना है। ये मैं नहीं बल्कि कई रिसर्च कहती हैं। आज की इस वीडियो में हम ओशन के फॉर्मेशन, डेप्थ एंड हिस्ट्री ऑफ वाटर को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि धरती पर ये पानी आया कहाँ से। अर्थ का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि 29% हिस्से पर ज़मीन है। इसी वजह से साइंटिस्ट कभी मजाक मजाक में कहते हैं कि हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ नहीं बल्कि ओशन होना चाहिए था। पानी के इस बड़े 71% हिस्से को साइंटिस्टों ने 5 बड़े ओशंस के रूप में बांटा है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, जो अकेले अर्थ के लैंड एरिया से भी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर भी पैसिफिक ओशन में डाल देंगे तो भी जगह बच जाएगी। ये पानी इतना वॉल्यूम बनाता है कि अगर अर्थ का सरफेस पूरी तरह फ्लैट कर दिया जाए तो पूरा प्लैनेट लगभग 2.7 किलोमीटर गहरे पानी में डूब जाएगा। दुनिया के समुद्रों की एवरेज गहराई 3.7 किलोमीटर है, लेकिन सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये अब तक की खोज की सबसे गहरी जगह है। इसकी गहराई एटलीस्ट 10,000 मीटर्स है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो कमर्शियल जेट्स होते हैं वो आसमान में 35 से 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। चैलेंजर डीप इतना ही गहरा है, यानी 35,000 फीट सीधा जमीन के अंदर। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से एटलीस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। हम जितना पानी की गहराई में जाते हैं पानी हम पर उतना ही प्रेशर डालते चला जाता है। इतनी गहराई में पानी का टेम्परेचर 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सनलाइट बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ पर इतना अंधेरा रहता है कि अगर आप आंखें खोलकर अपना हाथ ठीक आंखों के बिल्कुल पास रखोगे तो भी आपको सिर्फ बिल्कुल डार्क काला अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टोटल डार्कनेस होती है। सनलाइट न होने पर कुछ खास स्पीसीज ही यहाँ पर जिंदा रहती हैं, जो एक्सट्रीम प्रेशर में रहने के लिए एडॉप्ट कर चुकी हैं। इस जगह को साल 1875 में ब्रिटिश सर्वेशिप HMS चैलेंजर ने डिस्कवर किया था। इस वजह से इस जगह का नाम चैलेंजर डीप पड़ा, और साथ ही मरियाना आइलैंड्स के पास होने की वजह से इस जगह को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त उन्होंने रस्सी और वजन का इस्तेमाल करके इसकी गहराई को नापा था। उसके बाद 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉस नाम के 2 एक्सप्लोरर्स ट्राइस्ट नाम की एक सबमरीन में बैठकर इस जगह पर गए थे। ये इंसानों की पहली यात्रा थी दुनिया के डीपेस्ट पॉइंट पर। फिर 50 साल बाद एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने अकेले सोलो डाइव कर वहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया। जेम्स कैमरून के बारे में आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि जेम्स कैमरून वो इंसान है जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी मास्टरपीस मूवीज़ बनाई हैं। अवतार दुनिया की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है, और टाइटैनिक जो किसी मास्टरपीस से कम नहीं जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई एक मूवी है। आपको बता दूं कि जब जेम्स कैमरून टाइटैनिक के स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो जेम्स कैमरून 12 बार अंडर वाटर गए थे टाइटैनिक को देखने और उसके फुटेजेस कैप्चर करने के लिए और इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च गैदर करने के लिए, जहां उन्होंने हर ट्रिप के दौरान एटलीस्ट 14 घंटे समुद्र के अंदर अंडर वाटर बिताए थे। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो आपने उस मूवी का ये सीन ज़रूर देखा होगा जिसमें टाइटैनिक अंडर वाटर पड़ा हुआ है। दरअसल ये सीन कोई CGI या VFX की मदद से नहीं बनाया गया, बल्कि ये रियल फुटेजेस हैं उस टाइटैनिक के जो आज
समुद्र की लगभग 12,000 फीट की गहराई में दफन है। साथ ही आपको बता दूं कि जेम्स कैमरून अब तक एटलीस्ट 33 बार समुद्र की 12,000 फीट की गहराई में जाकर रियल टाइटैनिक को देख चुके हैं। जेम्स कैमरून दुनिया की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में भी जा चुके हैं, लिटरली ही। यहाँ एक फैक्ट है जो हमें कभी नहीं बताया गया। अर्थ की सबसे लंबी माउंटेन रेंज किसी कॉन्टिनेंट पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर मौजूद है, जिसकी लेंथ 65,000 किलोमीटर्स है। आपको बता दूं कि हमारे प्लेनेट अर्थ का डायामीटर ही 40,000 किलोमीटर्स का है। हमारे अर्थ के डायामीटर से भी 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। पानी के अंदर छुपा हुआ है तो इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। ये रिज यानी पहाड़ियाँ बनती हैं एक प्रोसेस से, जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पर गर्म मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होकर एक नया ओशियनिक क्रस्ट बना देता है। इस वजह से चौंकाने वाली बात यह है कि ओशन फ्लोर अर्थ की सबसे पुरानी नहीं बल्कि सबसे जवान चीज़ है। ज़्यादातर ओशियनिक क्रस्ट सिर्फ 200 मिलियन साल से भी कम पुरानी है, जबकि कॉन्टिनेंट्स बिलियन साल पुराने हैं। नया फ्लोर बनने का मतलब है कि पुराना फ्लोर कहीं ख़त्म भी हो रहा होगा, वरना अर्थ का साइज़ बढ़ना चाहिए था। और यहीं आते हैं सबडक्शन जोन्स। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे दब जाती है, जिससे वो वापस पिघलकर अर्थ के मेंटल में मिल जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। मरियाना ट्रेंच इसी सबडक्शन की वजह से ही बना है, जहां पैसिफिक प्लेट मरियाना प्लेट के नीचे दब रही है और ये प्रोसेस हर साल लगभग 2 से 3 इंच की स्पीड से हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं बल्कि इसी स्पीड से चलता रहता है करोड़ों सालों तक। लाखों साल बाद ये हल्की सी मूवमेंट गहरी खाइयाँ बना देती हैं। मरियाना ट्रेंच भी आज से लगभग 50 से 60 मिलियन साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। यही सबडक्शन जोन पैसिफिक ओशन के चारों तरफ कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस एरिया में दुनिया के 75% से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज और ज़्यादातर अर्थक्वेक्स इसी एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे ज़मीनें हिलने लगती हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और असल में जापान इसी रिंग ऑफ फायर वाले एरिया के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए जापान में लगातार अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो लगातार बाकियों के कंपैरिजन में हर बार होती ही रहती है। तो अब तक हमने देखा एक तरफ नया फ्लोर बन रहा है तो दूसरी तरफ पुराना ख़त्म हो रहा है, और इनके बीच में बन रहे हैं पहाड़, प्लेन और गहरी खाइयाँ। यही कारण है कि ओशन फ्लोर बिल्कुल समान नहीं है बल्कि लैंड से भी ज़्यादा ड्रामेटिक और अलग अलग शेप से भरा हुआ है। 1977 में साइंटिस्ट गैलापागोस रिफ्ट नाम की एक जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें सी फ्लोर पर गर्म पानी के फाउंटेन्स मिले। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। इन वेंट्स के पास कुछ ऐसा मिला जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जाइंट ट्यूब वॉर्म्स, क्रैब्स, क्लैम्प्स का एक पूरा इकोसिस्टम। भी ऐसी जगह पर जहाँ न सनलाइट थी और ना ही कोई पौधा, फिर भी इन क्रिएचर्स को एनर्जी कैसे मिल रही थी? इन क्रिएचर्स ने अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बना रखा था। इन क्रिएचर्स को एनर्जी मिलती है केमोसिंथेसिस से, जिसमें बैक्टीरिया या सल्फर जैसे केमिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पौधे सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस डिस्कवरी ने साइंस की पुरानी सोच को तोड़ दिया कि हर जीवन का सोर्स सूरज ही हो सकता है। इस वजह से साइंटिस्ट अब दूसरे ग्रहों पर लाइफ खोजने के नए तरीके सोचने लगे हैं। इस तरह डीप ओशंस में बायोल्यूमिनेसेंस यानी अपने आप रोशनी बनाने की ताकत इतनी कॉमन है कि साइंटिस्ट इसे प्लैनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन का रास्ता मानते हैं। कि डीप सी इतना विशाल है और वहाँ इतनी सारी स्पीसीज़ अपने आप चमकती हैं। फिश की जरा इस प्रजाति को देखो जो लिटरली अपनी खुद की लाइट लेकर घूमती है। इस फिश को एंगलर फिश कहते हैं। किसी भी स्पीसीज, सिविलाइजेशंस, क्रिएचर्स या ऑर्गेनिजम्स का पता है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर
यानी गुण क्या होता है? वेल, एडेप्टेशन। ये एक ऐसा फीचर है जो लिटरली डिफाइन करता है कि कौन सी स्पीसीज कब तक जिंदा रहेंगी। एंगलर फिश करोड़ों साल से समुद्र की काली गहराइयों में रहती आई है। इस वजह से इसका शरीर ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडॉप्ट कर चुका है, ऐसी लाइट विकसित कर चुका है जो इसे समुद्र के काले अंधेरे में भी देखने में मदद करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमने ओशंस का अभी तक 20% से भी कम हिस्सा डिटेल में एक्सप्लोर किया है, और हमने अब तक ओशन की लगभग 10% स्पीसीज़ को ही डिस्कवर किया है। बाकी की 90% स्पीसीज़ अभी अननोन और अनआइडेंटिफाइड है, जिन्हें डिस्कवर करना बाकी है। हम लिटरली ओशंस से ज़्यादा उस मार्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, और इसलिए नासा ने समुद्रों को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरर्स की एक टीम बना रखी है जो नीचे समुद्र की गहराइयों में जाकर रिसर्च करते हैं, और इन एक्सप्लोरर्स को कहा जाता है एक्वानॉट्स। जैसे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहकर रिसर्च करते हैं, वैसे ही ये एक्वानॉट्स समुद्र की गहराइयों में रहकर रिसर्च करते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम लिटरली वाटर के ओरिजिन के बारे में जानेंगे।